जय हिंद दोस्तों। आजमगढ़ एकेडमी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये है यहाँ पे सोशल साइंस। और सोशल साइंस यूपी बोर्ड के ये क्लास 10th की सोशल साइंस डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि सोशल साइंस के सिलेबस में 4 सब्जेक्ट आते हैं। कौन-कौन सी? इसमें यहाँ पे पहला सब्जेक्ट पहला दूसरा इसमें नहीं होता, टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं। और इन चारों सब्जेक्टों की अगर बात करें तो इसमें इकोनॉमी होती है, ज्योग्राफी होता है और इसके साथ-साथ हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस होते हैं। तो कुल मिलाकर के इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं और ये चारों सब्जेक्टों से 70 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, 70 नंबर के मार्क्स आते हैं। और इसमें यहाँ पे ध्यान देंगे जो 70 नंबर का इसमें आपको क्वेश्चंस मिलेगा वो इन्हीं चारों सब्जेक्टों से रहेगा, राइट। और इसके साथ साथ इसमें यहाँ पे ध्यान देंगे इनसे बहुविकल्पी क्वेश्चंस भी आएंगे और आंसर राइटिंग के मतलब रिटन लिखने वाले क्वेश्चंस आएंगे। आज हम एक क्वेश्चन का आपको लॉन्ग डिस्कस करने वाले हैं। आपको बताते हैं कि कैसा क्वेश्चन से पिछले प्रीवियस ईयर में आया था और उसी आधार पे हम यहाँ पे आप लोगों को सोशल साइंस की उन चारों सब्जेक्टों का एनसीईआरटी डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपको यूपी बोर्ड 2027 जो फरवरी में एग्जाम्स है, अब यहाँ पे 4 से 5 महीना बचा हुआ है। इस तरीके से आप लोग एग्जाम्स में 70 नंबर कैसे लाएं, इन पे आइए हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। कितना क्वेश्चंस का आंसर लिखें, कितने वर्ड्स लिखें, कैसे आंसर लिखें कि एग्जामिनर आपसे प्रभावित हो और 70 में 70 नंबर से दे दे। बाकी 100 नंबर का आपका पेपर होता है और 100 नंबर में 30 नंबर आपके कॉलेज से मिलता है और बाकी 70 नंबर आपको लिखना पड़ता है। तो आइए इसमें यहाँ पे आज हम प्रीवियस ईयर के कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और उसी के साथ आपको ये समझाने का प्रयास करेंगे कि आप कैसे आंसर को लिखें, ताकि एग्जामिनर्स आपसे बेस्ट सेटिस्फाई हो और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मार्क्स दे। हमारा टारगेट आपको है 70 में 70 यहाँ पे आंसर या मार्क्स दिलाना। अब 70 में 70 आप कैसे मार्क्स लाएंगे, आइए एक पीवाईक्यू के माध्यम से आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। फिर कल से हम यहाँ पे क्या है, पहले ज्योग्राफी को समाप्त करेंगे, फिर पॉलिटिकल साइंस को, फिर हिस्ट्री को, फिर इकोनॉमी को, चारों सब्जेक्टों को समाप्त करेंगे। इस तरीके से आपको सोशल साइंस में 70 नंबर की और इसके साथ साथ आपको ऐसा नॉलेज भी मिलेगा ताकि आगे चल करके आपका 12th में या आप कोई भी वनडे एग्जाम्स की तैयारी करेंगे वहां पे आपको ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए इसमें यहाँ पे जैसा कि आप लोग थंबनेल से देख पाए होंगे, किसी में यहाँ पे थंबनेल्स में देख पाए होंगे, इस थंबनेल्स में यहाँ पे यूपी बोर्ड 2027 यहाँ पे लिखा है, राइट। यूपी बोर्ड 2027 और यहाँ पे क्लास 10 के जितने विद्यार्थी हैं ये लोग यहाँ पे इस क्लास को देखें अवश्य। सोशल साइंस और आज हम यहाँ पे ज्योग्राफी का पीवाईक्यू देखने वाले हैं। जिसका ज्योग्राफी का पीवाईक्यू देखने वाले हैं और कल से ये आपको एनसीईआरटी की ये आपको बुक मिलेगी। पूरी की पूरी हम एक एक चैप्टर को डिस्कस करेंगे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन यूपी बोर्ड में ऐसा न हो जो आपने पढ़ा न हो और आपको आता न हो। ऐसा यहाँ पे हम आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो इसमें यहाँ पे टारगेट यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं 70 में 70। 70 में 70 कैसे, आज आप इसी क्लास से आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको, ये मेरा चैनल का नाम है आजमगढ़ एकेडमी क्लासेस। आजमगढ़, मैं आजमगढ़ से ही लाइव हूँ। ये जौनपुर गोरखपुर के बीच में आजमगढ़ पड़ता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, राइट। तो आइए इसमें यहाँ पे देखते हैं। मेरा नाम जितेंद्र यादव है और मैं आज यहाँ पे क्वेश्चंस जो डिस्कस करने वाला हूँ इस पे यहाँ पे आइए डिटेल से आपको एनालिसिस कराते हैं, राइट। अब इसमें यहाँ पे ध्यान देंगे क्वेश्चन आता कैसे है इसके बारे में। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम टॉपिक को कैसे कवरेज करेंगे ये मैप आपको नहीं दिया रहेगा, हम आपको यहाँ पे समझाने के प्रयास के माध्यम से आपको बता रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए पूछा गया क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है। भारत का भौगोलिक वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों पर अंतर्गत कीजिए। ये 2016 में क्वेश्चन आया है। आप ही के ये यूपी बोर्ड में ही 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है और इसमें यहाँ पे पूछा है कि भारत का भौगोलिक वर्णन कीजिए। किन किन टॉपिकों पे? पहला दिया गया है स्थिति एवं विस्तार पे, इसी भारत का स्थिति और विस्तार के बारे में आपको चर्चा करनी। दूसरा इसकी भू आकृतिक उच्चावच पे और तीसरा दिया है जल निकास मतलब प्रवाह पे। इन्हीं तीनों पे आपको यहाँ पे लॉन्ग आंसर लिखना था, राइट।
लॉन्ग आंसर आपको लिखना था। अब ये आपके मन में आ रहा है ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है। बहुत बड़ा नहीं, बिल्कुल आसान प्रश्न है। मैं आपको ये समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे यहाँ पे दिया भारत के भौगोलिक वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों पे कीजिए। इन्हीं तीनों शीर्षकों का आपको आंसर देना था। 2016 में आया हुआ है। तो इसमें स्थिति एवं विस्तार के बारे में जिक्र करें, ये है हमारा भारत। भारत को अगर ध्यान देंगे भौगोलिक दृष्टि से मुख्यतः 5 भागों में एनसीईआरटी डिवाइड करती है। कौन कौन सा? उत्तर पर्वतीय क्षेत्र जिसमें ये पूरा हिमालय वाली एरिया आती है, ये यहाँ पे पूरा। इसके साथ साथ ये सतलुज गंगा का ब्रह्मपुत्र ये पूरा मैदानी वाली एरिया आती है। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैदानी भाग हो जाएगा, आप लोग मैप में देखेंगे। और इसके साथ साथ ये मरुस्थल हो जाएगा और ये राजस्थान में मुख्य रूप से फैला है, राइट। इसके साथ साथ ये तटी वाला आ जाएगा, तो ये पश्चिमी तटी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? पश्चिमी तट हो जाएगा। और इसके साथ साथ ये आपको जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये पूर्वी तटी हो जाएगा, राइट। पूर्वी तट हो जाएगा, तो इसे पूर्वी तटी मैदान एक भाग में ये। और मुख्य भाग यहाँ पे क्या है? दक्षिण का पठार। और एक यहाँ पे हो जाता है द्वीप, जो यहाँ पे क्या है? लक्षद्वीप हो जाता है, लाइक यहाँ पे लक्षद्वीप हो जाता है। और ये हो जाएगा अंडमान निकोबार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार हो जाएगा। इस तरीके से कुल यहाँ पे क्या है? भारत को 5 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा जाता है, राइट। अब इसमें यहाँ पे देखिए पहला कह रहा कि स्थिति एवं विस्तार। भारत की स्थिति एवं विस्तार क्या है? भारत का विस्तार की अगर बात करें तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। पूरा हम आगे चल करके आपको आपके एनसीईआरटी के माध्यम से समझाएंगे, राइट। यहाँ पे जो क्वेश्चन से दिया गया, इस क्वेश्चन में हमें क्या लिखना है? यहाँ पे भारत की स्थिति एवं विस्तार, भारत कहाँ पे स्थित है? क्या है? हिंद महासागर के दक्षिण में, हिमालय के हिंद महासागर के उत्तर में, हिमालय के क्या है? कोख में बसा हुआ है। मतलब क्या? हिमालय की गोद में। तो इसमें यहाँ पे तात्पर्य यह है कि हिमालय के दक्षिण में इसके एक तरफ अरब सागर और एक तरफ क्या है? पूर्व में यानी कि बंगाल की खाड़ी में ये बसा हुआ है। बहुत ही प्यारा देश है, भारत की विविधता भी बहुत है। तो इस तरीके से यहाँ पे भारत की स्थिति और विस्तार बताना है। इसकी भूआकृति उच्चावच, उच्चावच से तात्पर्य है कि कहीं पे ऊंची भूमि है, कहीं पे नम भूमि। जैसे हिमालय की अगर बात करें तो यहाँ पे हिमालय क्या है? दुनिया का सबसे ऊंचा ये पर्वत है, तो ये उच्चावच हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं मैदान। मैदान भी यहाँ पे अपने आप में सुंदरबन डेल्टा आप देखते हैं, तो डेल्टा भी क्या है? पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये भी खासियत है। यहाँ पे थार का रेगिस्तान है, ये भी उच्चावच में आ जाएगा। इसके साथ साथ ये तट है, तट में यहाँ पे क्या है? नदियों के जल प्रवाह है, तो इसमें आ जाए। अब यहाँ पे जल निकास, जल निकास में देयर आर 2 टाइप्स जल निकास। फर्स्ट इसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा? पहला जल निकास जो आ जाएगा ये आ जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये भी जल निकास है। इसमें भी तो नदियां क्या है? जल प्रभावित करती हैं और पूरे उत्तर भारत में यही नदियां जल को यहाँ पे प्रवाहित करती है और सिंचित करती है। इसके साथ साथ हम यहाँ पे कुछ और भी नदियां का, जैसे इसमें यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी हो जाएगा, महानदी हो जाएंगी, ये प्रमुख नदियां हैं। 2 इंपोर्टेंट नदियां और भी हैं, इसी जल प्रवाह के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी बुक में। इसमें यहाँ पे 2 प्रवाहित नदियां ये हैं, ये गुजरात से बहती हैं, पश्चिम की दिशा में अरब सागर में गिरती हैं। ये यहाँ पे है नर्मदा और ताप्ती नदियां। कौन है? नर्मदा और ताप्ती नदियां गिरती हैं। अब आइए इनके आंसर के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या हमने इसमें समराइज किया हुआ है। पहला इसमें यहाँ पे ध्यान देंगे, आपको जो आंसर देना है इसमें यहाँ पे इसी तरीके से उत्तर लिखना है। आप क्वेश्चन आंसर में क्या है? इसी तरीके से लिखेंगे प्रश्नोत्तर। यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रश्नोत्तर लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या डालेंगे? पहला, पहले का इसमें यहाँ पे क्या लिख देंगे? क लिख देंगे और यही हेडिंग आप बना देंगे, भारत की स्थिति एवं विस्तार। भारत की स्थिति एवं विस्तार। अब इसके बाद आप आंसर देना स्टार्ट कर देंगे। मैं आपको इसी बुक के माध्यम से, एनसीईआरटी की बुक के माध्यम से समझाऊंगा। अब यहाँ पे भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में ध्यान देंगे। जो हमने समझाया वही है, हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है, मतलब हिंद महासागर के दक्षिण में विशाल देश स्थित है। कौन विशाल है? भारत विशाल है। इसके साथ साथ इसके क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ पे 2.43% ये विश्व के क्षेत्रफल का है। कितना? ये विश्व के क्षेत्रफल का है, राइट। किसके क्षेत्रफल का है? विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% है, राइट। अब यहाँ पे बात हो रही कि भारत का 8.4 डिग्री से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट
उत्तरी अक्षांशों में ये विभाजित है। समझाते हैं अभी। और 68 डिग्री 7 मिनट, ये 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी दिशांतर के ये मध्य में स्थित। देशांतर और अक्षांश इसमें यहाँ पे ध्यान देंगे। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे उत्तरी वाला एरिया हो जाएगा और ये हो जाएगा इसमें यहाँ पे, ये भी उत्तरी रहेगा विषुवत रेखा से, और ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूर्वी हो जाएगा, और ये भी भारत का यहाँ पे पूर्वी ही हो जाएगा। राइट, पूर्वी भी हो जाएगा। क्यों, भारत की दृष्टि से अगर देखेंगे तो ये पश्चिम हो जाएगा और ये दक्षिण हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे अक्षांश और देशांतर की दृष्टि से देख रहे हैं तो यही यहाँ पे सेम दिया गया है 8 डिग्री 4 मिनट। तो ये क्या हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके, यानी कि ये तमिलनाडु हो जाएगा। पिछले यहाँ पे हम लोग देखे ना, यही यहाँ पे तमिलनाडु हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के यहाँ पे 37 डिग्री तक हो जाएगा, 66 से लेकर के 97 तक है, ऐसा यहाँ पे हो जाएगा। राइट, इसके बाद देखते हैं यहाँ पे निकोबार द्वीप समूह में स्थित, इसे यहाँ पे इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। अब यहाँ पे देखिए दिया गया है निकोबार, यहाँ पे क्या है, निकोबार, ये यहाँ पे अंडमान निकोबार जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगर पूछेगा कि सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है तो आप अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणतम बिंदु का यहाँ पे लिखिएगा। राइट, इसमें यहाँ पे लिखेंगे। इसके साथ साथ इसमें यहाँ पे ध्यान देंगे, इसमें यहाँ पे कह रहा है कि मुख्य स्थल से अगर देखिए तो ये कन्याकुमारी, कन्याकुमारी कहाँ पे है, ये तमिलनाडु में है। कन्याकुमारी कहाँ पे है, तमिलनाडु में स्थित है। राइट, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा। जबकि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित इंदिरा कोल है, ये भारत की सबसे यहाँ पे क्या है, उत्तरी बिंदु हो जाएगी। अब ये जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि अब ये कहाँ पे हो गई, लद्दाख में हो गई। जब आपका 2016 में क्वेश्चन आया था उस दौरान इसे जम्मू कश्मीर में ही लिखना था। आपके यहाँ पे क्या है, जो आप 10 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन साल पेपर लेते हैं उसमें आपको जम्मू कश्मीर ही लिखा मिलेगा। लेकिन अब अगर आपको ये पूछेगा, अब आप लद्दाख में इंदिरा कोल को यहाँ पे आंसर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2019 में जम्मू कश्मीर का बंटवारा हो गया, एक बन गया जम्मू कश्मीर और एक हो गया लद्दाख हो गया। क्या हो गया, लद्दाख हो गया। राइट, अब ये तो यहाँ पे, और इसके साथ साथ 26 दिसंबर 2009 को सुनामी के कारण भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, जल में समाधि ले लिया, मतलब जलमग्न हो गया। वो एकदम दक्षिणतम बिंदु था। म्यांमार सॉरी इंडोनेशिया के आप जब देखेंगे जकार्ता वाले से तो सबसे पास में है, मैप जब देखेंगे तो ये इसमें यहाँ पे इतनी ज्यादा सुनामी आई कि ये द्वीप डूब गया। राइट, अब इसके बाद यहाँ पे देखते हैं 82.5 डिग्री, क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत की प्रमाणिक देशांतर रेखा है। क्यों, क्योंकि इलाहाबाद तथा चेन्नई से होकर के गुजरती है, और यही क्या है, 82.5 डिग्री ये भारत की मानक समय रेखा मानी जाती। समय का निर्धारण यहीं से होता है, मानक समय रेखा इसे कहते हैं। समझ में आया, मानक समय रेखा कहते हैं। अब इसके बाद देखते हैं इसमें यहाँ पे कर्क रेखा, भारत से कर्क वृत्त 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, भारत से कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये क्या करती है, भारत को 23.5 डिग्री ये जो रेखा है वो भारत को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। कितने में, भारत को 2 बराबर हिस्सों में ये बांटती है। एक उष्ण कर देती है दक्षिण वाले को, और यहाँ पे क्या है, साउथ वाले को सॉरी उत्तर वाले को यहाँ पे शीत कटिबंध। इसलिए भारत की जो जलवायु है उष्ण कटिबंधी, यानी कि यहाँ पे क्या है, मानसूनी टाइप से है। राइट, इसमें यहाँ पे देखें मध्य से होकर के गुजरती, अतः देश का उत्तरी भाग उपोष्ण हो जाता है, समशीतोष्ण, मतलब इसमें यहाँ पे शीत भी रहती है कटिबंध में, तथा जो दक्षिणी भाग होता है बिल्कुल उष्ण कटिबंध में होता है। मतलब दक्षिण भारत में क्या है, यहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ती, क्योंकि कर्क रेखा के पास में। क्यों गर्मी ज्यादा पड़ती है, क्योंकि कर्क रेखा पे सूर्य की किरणें क्या है, 21 जून को सीधे चमकती है। अब जहां पे सूर्य की किरणें सीधे चमकेगी वहां पे क्या है, गर्मी तो ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि प्रकाश और ऊष्मा ज्यादा मिलता। आगे चलिए यहाँ पे देखते हैं जो भारतीय मानक समय, हमने अभी पढ़ा कि 82.5 डिग्री से, यही भारतीय मानक समय रेखा है। कितने डिग्री से, अभी हम लोग देखे 82.5 डिग्री से होकर के गुजरती है, और भारत की 5 राज्यों से होकर के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़, उड़ीसा और एक है आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती। याद रखिएगा, भारत की मानक समय रेखा कहां से निर्धारित किया गया है, तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद और मिर्जापुर से निर्धारित किया गया है। इसके साथ साथ ये भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर के गुजरती। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर के ये गुजरती है। आगे यहाँ पे देखते हैं, भारत दक्षिणी भाग जिसमें प्रायद्वीपीय भारत सम्मिलित है उष्ण कटिबंध में आता है, और उत्तरी भाग जिसमें मुख्यतः उत्तर पर्वतीय का मैदान आता है। जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है वो प्रायद्वीपीय है, जो भारत का उत्तरी है वो क्या है, यहाँ पे पर्वतीय है। बीच में बच जाता है जो विशाल समतल मैदान जो है हमारा उत्तर प्रदेश और बिहार, पंजाब स्थित है, ये विशाल मैदान में आता है। गंगा ब्रह्मपुत्रा के क्या है, मैदानी एरिया में आता है। राइट, चलिए आइए अगली पॉइंट देखते हैं। अगली पॉइंट में ध्यान देंगे, और इसमें यहाँ पे बात कर रहा है उपोष्ण कटिबंध में भी आता है। भारत क्या है, उपोष्ण, और तीनों ओर से सागरों से घिरा होने के कारण यहाँ की क्या है, विशिष्ट मानसूनी जलवायु पाई जाती है, जो देश के समूचे अर्धतंत्र को प्रभावित करती है। यहाँ पे तीनों ओर से सागरों से घिरा, दक्षिण में हिंद महासागर, और इसमें यहाँ पे क्या है, दक्षिण में भारत के हिंद महासागर है। क्या है, हिंद महासागर है। और भारत के पूर्व में ध्यान देंगे ये बंगाल की खाड़ी है, और भारत के पश्चिम में अरब सागर है, अरब सागर है। इस तरीके से भारत के 3 तरफ से क्या है, समुद्र है। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पे एक महासागर का नाम पड़ा है, वो भी हिंद महासागर पड़ा है। राइट, चलिए आइए अगला यहाँ पे देखते हैं। भारत यूरोपीय से यहाँ पे यूरोप से ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से व्यापारिक मार्गों पर स्थित है, इसलिए प्राचीन काल से ही यहाँ पे विदेशी व्यापार उन्नत रहा है। राइट, ये भी यहाँ की खासियत है। इसके साथ साथ भारतीय उपमहाद्वीप एक सुस्पष्ट भौगोलिक इकाई है, जिसमें एक विशिष्ट संस्कृति भी है का विकास हुआ है, और इस महाद्वीप को उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, केंद्र में भारत और उत्तर में नेपाल और उत्तर पूर्व में भूटान तथा पूर्व में बांग्लादेश सम्मिलित है। राइट, अब इसको यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं मैप के माध्यम से। इसमें यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे मैप के माध्यम से, मैप आपको डिराइव होना चाहिए, तो इसी तरीके से आप लगभग मैप डिराइव कर सकते हैं। राइट, चलिए यहाँ पे क्या है, ये समथिंग हमारा भारत हो गया। राइट, अब इसकी यहाँ पे बात कर रहा है कि इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये सबसे यहाँ पे एरिया में क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सबसे उत्तर में अफगानिस्तान हो जाएगा, भारत से अपनी सीमा साझा करता है। फिर भारत की जस्ट ही यहाँ पे बगल में सबसे कम साझा यही करता है अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर मात्र। और इसके बाद इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, पश्चिम में पाकिस्तान हो जाएगा, पश्चिम में पाकिस्तान हो जाएगा। पाकिस्तान तो वैसे पूरब में भी था, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार के समय ये जो पूरब का पाकिस्तान था इसको बांग्लादेश बना दिया गया सन 1971 में। ये आपकी जानकारी के लिए। इसके साथ साथ अगर उत्तर की बात करें तो उत्तर में चीन भी है, और यहाँ पे ये जो बीच की एरिया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो यहाँ पे बीच की एरिया है, ये वाला हिस्सा यहाँ पे नेपाल है। ये क्या है, नेपाल है। अब बाकी ये जो अरुणाचल प्रदेश और ये यहाँ पे बच जा रहा है, ये चीन से यहाँ पे बॉर्डर लगाता है। राइट, इसके साथ साथ यहाँ पे पूरब में म्यांमार है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरब में म्यांमार हो जाएगा, और यहाँ पे इसके भारत की यहाँ पे देखेंगे बीच की एरिया में यही बांग्लादेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। राइट, इसके साथ साथ एक छोटा सा और भी यहाँ पे छोटा सा देश है, ये यहाँ पे क्या है, भूटान हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, भूटान हो जाएगा। भूटान देखेंगे तो आप सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में स्थित हो जाएगा, भूटान हो जाएगा। राइट, इस तरीके से यहाँ पे कुल मिलाकर के यहाँ पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, इसमें यहाँ पे क्या है, 7 ये स्थल रूप से, मतलब यहाँ पे क्या है, जमीन के माध्यम से, धरती के माध्यम से ये बॉर्डर लगाते हैं। इसके साथ साथ 2 और देश हैं जो यहाँ पे, एक हो जाएगा समुद्र में है, ये यहाँ पे हो जाएगा श्रीलंका,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, श्रीलंका। कभी यहाँ पे पूछे कि समुद्र के माध्यम से बॉर्डर कौन बनाता है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा। और एक यहाँ पे दूसरा हो जाएगा मालदीव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा मालदीव। कुल मिलाकर के भारत से 9 देश, कितने, 9 देश सीमा साझा करते हैं, सीमा साझा करते हैं। इन 9 में से ध्यान देंगे, 2 समुद्र से करते हैं, 2 समुद्र माध्यम से करते हैं। क्या है, 2 समुद्र माध्यम से करते हैं। समझ में आया, 2 किससे माध्यम से करते हैं, तो 2 समुद्र माध्यम से करते हैं। समझ में आ गया पूरा टॉपिक से। इसको हम पूरा एनसीईआरटी में आपको डिस्कस करेंगे। ये तो यहाँ पे क्वेश्चंस का आंसर हम लोग दे रहे थे, इसमें समझा दिए, राइट। आगे देखते हैं, हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय देश श्रीलंका भी है और मालदीव भी है, ये हमने डिस्कस किया। ये हमारे पड़ोसी देश हैं। इन प्रदेशों की भौगोलिक स्थिति, जलवायु, प्रकृति, मिट्टी तथा जनसंख्या की विशेषताओं में विभिन्नताएं हैं, विविधताएं हैं, उनमें एकात्मक दिखाई पड़ती है, इसलिए उपमहाद्वीप भी कहा जाता। भारत में हर जाति के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं, हर संस्कृति के लोग हैं। इनकी विविधता अलग है, इनका रहन सहन अलग है। पॉपुलेशन में हम दुनिया पे क्या है, अब तो नंबर 1 हो गए, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, एकता है। इतना बड़ा देश चलाना यहाँ पे क्या है, बहुत कठिन कार्य है, लेकिन चल रहा है। यही है भारत की एकता, यही है भारत की विविधता। जो अगर पूरे भारत को अगर देख लिया, पूरे भारत को भ्रमण कर लिया, घूम लिया, समझ लीजिए पूरी दुनिया के देशों को वो एक तरीके से घूम लिया। क्योंकि पूरी दुनिया में जो यहाँ पे संस्कृति है, जो विविधता है, जैसी जलवायु है, जैसी उनकी रहन सहन कल्चर है, जैसी यहाँ पे प्रकृति है, जैसा यहाँ पे वन है, पूरा भारत में अकेले विराजमान है। इसलिए भारत दर्शन पूरी दुनिया का दर्शन के बराबर हो जाता है, राइट। चलिए आइए यहाँ पे देखते हैं आगे। आगे की जो पॉइंट है इसमें, भारतीय विषुवत रेखा के उत्तर में है। जो विषुवत रेखा है उसके उत्तर में स्थित है, इसी कारण इसे उत्तरी गोलार्ध में आता है। और प्रधान मध्याह्न रेखा, जो ग्रीनविच रेखा, यह क्या है, भारत, भारत ग्रीनविच रेखा के पूर्व में है। कितना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 82.5 डिग्री पूर्व में है, राइट। अब इसी के पूर्व में होने के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, भारत पूर्वी गोलार्ध में आता है। हम जानते हैं कि मध्याह्न रेखा मध्य स्थित 90 डिग्री पूर्वी देशांतर में जो भारत की ही होकर के गुजरती है, और 82.5 डिग्री पूर्वी मध्याह्न रेखा भारत की मानक मध्याह्न रेखा मानी जाती है। इसके साथ साथ यहाँ पे ध्यान देंगे, इससे यहाँ पे क्या है, पूर्वी गोलार्ध में भारत की केंद्रीय स्थिति हो जाती है। पूर्वी गोलार्ध में भारत की क्या है, केंद्रीय स्थिति हो जाती है। आगे देखते हैं भारत। भारत एशिया महाद्वीप को क्या है, दक्षिण मध्य प्रायद्वीपीय में स्थित है, और एशिया को संसार में सबसे बड़ा तथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है, राइट। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण ही भारत को क्या है, प्राचीन काल से ही आर्थिक लाभ प्राप्त हुए हैं। कब से, प्राचीन काल से ही यहाँ पे आर्थिक लाभ होते रहे, राइट। चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पे अगली पॉइंट, अगली यहाँ पे पॉइंट जो यहाँ पे दिया गया, तो दूसरा दूसरा ये तो हो गया यहाँ पे भारत की यहाँ पे स्थिति और उसकी विस्तार के बारे में। दूसरा इसमें यहाँ पे पूछा था प्रश्न में आपके कि भारत का उच्चावच अथवा प्राकृतिक स्वरूप, यानी कि इसकी बनावट कैसी है, बनावट कैसी है, इसके बारे में आपको आंसर करना है, राइट। अब आइए देखते हैं उच्चावच। हमने आपको शुरुआते में ही समझाया था, उच्चावच से तात्पर्य किसी भूभाग के ऊंचे या नीचे वाली धरातल से, या इसको आप भूमि भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ऊंचे या नीचे वाली धरातल या भूमि से है, राइट। इसके साथ साथ इसमें कौन कौन से आते हैं, सभी प्रकार के पहाड़ी आती हैं, पठारी आते हैं, मैदान आता है, मरुस्थल आता है। ये सभी मिल करके क्या है, उच्चावच का निर्माण करते हैं। और उच्चावच की दृष्टि से ये क्या है, भारत में अनेक विभ्रांतर मिलते हैं। इनका मूल कारण क्या है, अनेक शक्तियां संचालन का परिणाम है, राइट। अब यहाँ पे क्या, लाखों वर्षों पूर्व घटित हुई थी। इसकी उत्पत्ति भूवैज्ञानिक यहाँ पे क्या है, अतीत के अध्ययन की स्पष्ट मानी जाती है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से जब टकराती है
तो इसमें यहाँ पे क्या है, इसी तरीके से टकराती दोनों महाद्वीपी थी और टकराती है तो टकराने के कारण इसमें बलन पड़ा जिससे हिमालय का निर्माण हुआ। आज भी हिमालय क्या है, उत्थान मतलब बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या है, कुछ में हर साल बढ़ता जाता है। आइए देखते हैं आगे का, इसमें यहाँ पे पॉइंट है आगे, इसमें यहाँ पे क्या दिया गया, आज से 25 करोड़ वर्ष पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप विषुवत रेखा के दक्षिण में था। यहाँ पे क्या है, 0 डिग्री। अब सोच लीजिए ये 0 डिग्री के दक्षिण में था, क्योंकि ये क्या था, यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप से सटा था। और आज भारत क्या है, ये विषुवत रेखा को पार करके यहाँ पे आके बस गया। सोचिए कितना सफर किया। ये दक्षिण स्थित प्राचीन गोंडवाना लैंड, यही गोंडवाना लैंड में ये अफ्रीका आ जाएगा। आज जो भारत है कभी अफ्रीका से जाकर के सटा था, लेकिन भारत का जब यहाँ पे क्या है विस्थापन हुआ तो आकर के क्या है, यूरोशिया से टकरा गया। सोचिए चाइना के पास आ गया। पहले भारत कहाँ पे था, अफ्रीका के पास था। आप लोग मैप में देखेंगे तो अफ्रीका से लेकर के यहाँ तक का लाखों करोड़ों 25 करोड़ वर्ष लग गया। और इसी तरीके से ये अंगारा लैंड नामक एक अन्य प्राचीन भूखंड विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित था और दोनों प्राचीन भूखंडों के मध्य टेथिस नामक सागर एक सकरा लंबा उथला सागर था। और इन भूखंडों को नदियां टेथिस सागर में क्या है अवसाद लाती रहती थी, जिससे कालांतर में टेथिस सागर क्या है पट गया, राइट। और पृथ्वी के आंतरिक हलचलों के कारण यहाँ पे क्या है, दोनों भूखंड टूट गए। हम आपको एक चीज समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ये यहाँ पे ध्यान देंगे अर्थ था। यहाँ पे क्या है, ये पृथ्वी थी और इसके साथ साथ पृथ्वी यहाँ पे क्या है, 2 भागों में टूट गई। यहाँ पे क्या है, 2 भागों में ये टूट गई। ऊपरी वाले हिस्से को क्या बोलते थे, ऊपरी वाले हिस्से को अंगारा लैंड बोलते थे। क्या बोलते थे, अंगारा लैंड बोलते थे। और यहाँ पे दक्षिण वाले हिस्से को गोंडवाना लैंड बोलते थे, गोंडवाना लैंड बोलते थे, राइट। अब इसके साथ साथ ध्यान देंगे, भारत भी ये क्या है, ये अफ्रीका से ही इसी से सटा था। आज भारत ये क्या है विस्थापित करके आज भारत यहाँ पे आके बस गया, राइट। अब इसी गोंडवाना लैंड का भारत भी हिस्सा था। जब इसमें यहाँ पे पृथ्वी में हलचल हुआ तो ये बीच में क्या है सागर बन गया और इसी सागर में नदियों के द्वारा अवसाद ला करके जमा किया जाता था। जब ये यहाँ पे भारत टूट करके जब इस तरफ यानी कि यूरेशिया की तरफ बढ़ा, कहाँ पे, यूरेशिया की तरफ बढ़ा, यूरेशिया की तरफ बढ़ा तो इसी से जब टकर आया तो बीच में समुद्र आ गया। अब बीच में जब समुद्र आया तो बीच में समुद्र में जब यहाँ पे क्या नदियों के द्वारा जब गाद लाया गया था, अवसाद लाया गया था, कण लाया गया था, मिट्टी लाई गई, उसी में जमा थे। जब दोनों द्वीप मिल करके उसको यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बल लगाए तो ये पूरा अवसाद उठ करके आज हिमालय बन गया। अब कहेंगे कितना नदियां लाई, ये 25 करोड़ साल लग गए। एक दिन की बात थोड़ी है, 25 करोड़ वर्ष लग गए ऐसा यहाँ पे करने में, राइट। चलिए आगे आइए देखते हैं इसमें यहाँ पे अगला, इसमें यहाँ पे देखते हैं गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड यहाँ पे भारत का प्रायद्वीपी अलग हो गया, राइट। प्रायद्वीपी भूभाग से क्या है, ये इसी से अलग होकर के भूखंडों से टूटे हुए भाग विस्थापित हुआ और आंतरिक हलचलों से टेथिस सागर के अवसादों की परतों में भिचाव हुआ। यहाँ पे क्या, खिंचाव हुआ, भिचाव नहीं खिंचाव हुआ और उसमें विशाल मोड़ पड़ गए। इसी तरीके से एक मोड़ बन गया, इधर यहाँ पे इंडियन प्लेट थी, इधर यूरेशियन, और बीच में ये यहाँ पे हिमालय का निर्माण हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे क्या है, हिमालय पर्वत श्रृंखला की रचना हुई। इस कारण से हिमालय बलित पर्वत कहलाता है। हिमालय क्या कहलाता है, बलित पर्वत कहलाता है। अगला देखते हैं इसमें यहाँ पे हिमालय की उत्पत्ति के बाद यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे हिमालय की उत्पत्ति के बाद भारतीय प्रायद्वीप और हिमालय के मध्य एक खाई गर्त शेष रह गया और हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं, अब यहाँ पे ध्यान दे, ये उत्तरी वाले में तो ये हिमालय हो गया और इधर तो यहाँ पे प्रायद्वीपी था। ये बीच वाले में आज जो हम लोग उत्तर प्रदेश में बसे हुए हैं, यहाँ पे कभी ये जब हिमालय का उत्थान हुआ तो ये 1.5 किलोमीटर गड्ढा था नीचे, 1.5 किलोमीटर गड्ढा था नीचे। अब ये कहेंगे कि पटा कैसे, जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है आज आप लोग देख रहे हैं, ये ब्रह्मपुत्र नदी कभी गंगा नदी नहीं थी। ये पूरी ब्रह्मपुत्र नदी अरब सागर की तरफ पश्चिम में जाती थी।
जब ये पश्चिम के हिस्से से नदियां अवसाद से भरती गई तो उधर से ऊंचाई ज्यादा हो गई, तो ये गंगा जो नदी है, जमुना है, सतलज, ये सभी निकल करके सीधे क्या है, पूरब की तरफ आने लगी। और ये नदियों के द्वारा हिमालय पर से काट करके मिट्टी लाते गए। आज 1.5 किलोमीटर हम लोग ऊपर हैं। जब हिमालय उत्थान हुआ तब से आज तक लेकर के 1.5 किलोमीटर ऊपर हो गए। राइट, सोच लीजिए 1.5 किलोमीटर की यहाँ पे ऊंचाई हो गई। और इसी गर्त में, ये गर्त था यहाँ पे, ये गर्त था, राइट, मतलब गड्ढा। आज जो 1.5 किलोमीटर का हम लोग ऊपर हैं, और आज इसमें मिट्टी भरने के कारण उत्तरी विशाल मैदान बन गया। और इस प्रकार भारतीय उपमहाद्वीप की भू-आकृति इकाई अस्तित्व में आ गई। राइट, चलिए आइए अगले यहाँ पे पॉइंट देखते हैं। भारत एक विशाल देश है और भू-आकृति संरचना की दृष्टि से भारत में अनेक विषमताएं एवं विभिन्नताएं दृष्टिगोचर हुई हैं, मतलब दिखाई दी हैं। भारत का 29.3% भाग क्या है, पर्वत है और पहाड़ी है, उबड़ खाबड़ है, या 27.7% पठारी है तथा 43% भाग मैदानी है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है, भारत का जो ये हिस्सा है, ये यहाँ पे क्या है, इसी तरीके से अगर देखेंगे सपोज दैट, तो ये यहाँ पे पूरा ये वाली एरिया तो हिमालय के नीचे तो मैदान है ही, साथ साथ ये जो तट वाला ही हिस्सा है ना, ये भी यहाँ पे क्या है, ये भी इसमें यहाँ पे ये भी मैदान के ही कैटेगरी में आता है। नदियों के द्वारा अवसाद लाए गए, तो यहाँ पे मैदानी हिस्सा कितना हो जाएगा, 43%, और ये पर्वती वाला 29%, और बाकी ये सभी यहाँ पे क्या है, पठारी है, 27%। आगे चल के देखते हैं इसमें यहाँ पे क्या है, भारत में अन्य देशों की अपेक्षा मैदानी क्षेत्र का विस्तार क्या है, अधिक है। हमने यहाँ पे कितना देखा, 43%। राइट, विश्व की औसत से क्या है, 41% देश में एक और नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तो दूसरी ओर विस्तृत तटीय मैदान कही नदियों द्वारा क्या है, समतल उपजाऊ मैदान बना। किसके द्वारा, जब भी आपसे यहाँ पे एक पॉइंट पूछे, आप लिखिएगा आंसर कि ये मैदान हिस्सा कैसे बना है, तो ये नदियों के अवसादों से बना है। कैसे बना है, नदियों के अवसादों से बना है। कहीं प्राचीनतम कठोर चट्टानों द्वारा निर्मित कटाफटा पठारी भाग है। आगे की पॉइंट यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे तीसरी नंबर पूछ रहा था कि जल निकास यानी कि प्रवाह, यहाँ पे जल निकास की प्रणाली क्या है, कैसे भारत का जल प्रवाह होता है, कैसे इसका जल भारत से समुद्र में मिलता है। तो ये सिंपल सी बात हम कह देंगे कि नदियों के माध्यम से। आइए उन्हीं का हमें यहाँ पे डिराइव करना है। तब जल निकास या जल निकल के कैसे बाहर जाता है, तो पूर्वी तट का जल प्रवाह, इसे जल प्रवाह में महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, ये आदि नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इन्हें संक्षिप्त विवरण निम्नवत है। आइए यहाँ पे देखते हैं कैसे यहाँ पे इनका विवरण है। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, प्रायद्वीपीय नदियां हैं। प्रायद्वीपीय नदियों में ध्यान देंगे, ये नदी है महानदी। महानदी, इस नदी का उद्गम स्रोत की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में है, और ये फरसिया ग्राम है। कौन सा गांव है, फरसिया में स्थित है। एक तालाब से ये नदी निकलती है और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार से होकर के ये क्या है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आई बात समझ में, ये तो हो गई यहाँ पे महानदी। अब इसमें यहाँ पे सोच लीजिए कि जो पानी यहाँ पे आएगा, ये भी ले जाकर के बंगाल की खाड़ी में निक्षेपित कर देती है। इसके साथ साथ अगर यहाँ पे जिक्र करें तो दूसरी नदी है गोदावरी, और ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ये क्या है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कौन सी, दूसरी बड़ी नदी है। राइट, अब यहाँ पे बात हो जाएगी सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी गंगा है। अब यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत की ये सबसे बड़ी नदी, लेकिन ये पूरे भारत की अगर बात करें तो दूसरी सबसे बड़ी है। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की अगर बात करें या दक्षिण भारत की अगर बात करें तो इसमें यहाँ पे सबसे बड़ी नदी में आ जाती सॉरी। और महाराष्ट्र राज्य में नासिक के दक्षिण पश्चिम में त्र्यंबकेश्वर ये गांव होता है, यहीं से निकलती है। इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। ये मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा के साथ साथ आंध्र प्रदेश से होती हुई बंगाल की खाड़ी में जल निक्षेपित करती है। आगे देखते हैं, एक नदी है कृष्णा।
कृष्णा नदी है, ये महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है और कृष्णा नदी की लंबाई 1400। ये यहाँ पे क्या है, दक्षिण भारत की ये क्या है, या प्रायद्वीपीय भारत की यहाँ पे दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ये क्या है, दूसरी सबसे बड़ी नदी है और भारत में ये तीसरी सबसे बड़ी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी है और पूरे भारत की तीसरी आती है। इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर। ये महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा इसमें यहाँ पे क्या है, आंध्र प्रदेश से होकर के बंगाल के खाड़ी में ये भी जल निक्षेपित करती है। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं कावेरी। कावेरी जो है कर्नाटक राज्य की नीलगिरी नीलगिरी पर्वत की श्रेणियों से निकलती है और ये कर्नाटक तमिलनाडु राज्यों से होकर के बहती है। लगभग 815 किलोमीटर ये लंबी है कावेरी। इन सभी नदियों का हम मैप के माध्यम से आपको एनसीईआरटी में पूरा डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे दूसरा हिस्सा, अभी तक ये हम प्रायद्वीपीय भारत की कुछ प्रमुख नदियों के बारे, नदी तो बहुत है लेकिन हमने मुख्य जो बड़ी बड़ी नदियां उनके बारे में यहाँ पे आपको डिस्कस किया। अब आइए देखते हैं उत्तर भारत भाग का जल प्रवाह कैसे होता है। मतलब यहाँ पे उत्तर भारत यानी कि ये जो समतल मैदान, इसका उत्तरी मैदान के भाग का जल प्रवाह तंत्र 3 नदियों तंत्रों से होता है। पहली सिंधु नदी पश्चिम में है और गंगा नदी ये तो हम लोगों के ही उत्तर प्रदेश से होकर के बहती है और पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी। यही तीनों नदियां, सिंधु नदी केवल ये अरब सागर में जल निक्षेपित करती है। कहाँ पे, अरब सागर में जल निक्षेपित करती है। बाकी ये ब्रह्मपुत्र और ये गंगा नदी ये दोनों की दोनों क्या है, बंगाल के खाड़ी में, कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में जल निक्षेपित करती हैं। समझ में आया, बंगाल की खाड़ी में जल निक्षेपित करती हैं। अब आइए एक एक करके यहाँ पे देखते हैं सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र के बारे में ध्यान देंगे। ये पश्चिमी हिमालय से निकलने वाली नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज आती हैं और ये सभी मिल करके अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। कहाँ पे, अरब सागर। इनका प्रवाह उत्तर से दक्षिण पश्चिम की ओर होता है और ये जो सिंधु नदी है ना, ये तिब्बत से निकल के आती है। कहाँ से, तिब्बत से निकल के आती है, यानी कि चाइना से निकल करके आती है। आगे देखते हैं इसमें यहाँ पे, अगला इसमें यहाँ पे है गंगा नदी तंत्र। ये यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गंगा नदी तंत्र बंगाल की खाड़ी में अपना जल यहाँ पे गिराती है और इस तंत्र की मुख्य नदी गंगा है। और गंगा की लंबाई की अगर बात करें तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, इसकी लंबाई 2525 इसका याद रखने का भी आसान तरीका है, 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी ध्यान देंगे, गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा 2 नदियों के मिलने से बनती है। यहाँ पे गंगा नदी क्या यहाँ पे क्या है, भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से बनती है। इसका उद्गम जो होता है उत्तरकाशी जिले के एक ग्लेशियर है गंगोत्री से। इसका उद्गम क्या है, मुहाने तक गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। ये यहाँ पे उत्तरकाशी जिला में एक ग्लेशियर है गंगोत्री या गोमुख ग्लेशियर, गंगोत्री से निकलती है और उसे यहाँ पे बोलते हैं गोमुख ग्लेशियर। क्या बोलते हैं, गोमुख। इस ग्लेशियर का क्या नाम है, गोमुख, और ये गंगोत्री से निकलती है। क्या से, इस स्थान का नाम है गंगोत्री। वो ग्लेशियर बर्फ का ग्लेशियर है, वही पिघलता है, बर्फ का एक बहुत बड़ा चट्टान है, उसी को ग्लेशियर बोलते, और वही पिघलता रहता है और वहीं से गंगा नदी में पानी आता रहता है। ये यहाँ पे क्या है, बरहोमासी नदी है, यहाँ पे क्या शरा नीरा नदी बोलते हैं। इसकी मुख्य सहायक कुछ नदियां हैं, सहायक नदियों के बारे में ध्यान देंगे। मुख्य रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, जमुना। ये जो जमुना है ना, ये सबसे बड़ी इसकी सहायक नदी है, इसके साथ साथ चंबल। गंगा नदी तंत्र का प्रवाह उत्तर से दक्षिण पूर्व में होता है। अगर यहाँ पे बात करें इसका गंगा नदी का, ध्यान देंगे गंगा नदी का, गंगा नदी हरिद्वार से हरिद्वार से हरिद्वार पड़ता है उत्तराखंड में, हरिद्वार से निकल करके ये उत्तराखंड में है, यूपी में आती हैं और यूपी के यहाँ पे ध्यान देंगे बिजनौर जिले में, कौन सा, बिजनौर जिले में प्रवेश करती हैं। बिजनौर जिला यूपी में प्रवेश करते हैं, क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। और ये अंतिम जिला पूर्व में स्थित है बलिया। क्या है, बलिया, आजमगढ़ मंडल में पड़ता है। बलिया से ये बाहर निकल जाती हैं, यहाँ पे बाहर जाती हैं और ये फिर बिहार में चली जाती हैं और बिहार से
पश्चिम बंगाल जाती हैं और पश्चिम बंगाल से ये बांग्लादेश में जाती हैं। कहाँ पे? बांग्लादेश में जाती हैं। और बांग्लादेश से कहाँ जाती हैं? बांग्लादेश में कहीं बैठती थोड़ी। बांग्लादेश से ये क्या करती हैं? बांग्लादेश से ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल निक्षेपित करती हैं। बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में ये अपना जल निक्षेपित करते हैं। और यहीं पे दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, सुंदरबन का डेल्टा। दुनिया का ये सबसे बड़ा डेल्टा बनता, सुंदरबन का डेल्टा बनता। आगे आइए देखते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र में ध्यान देंगे, ये उत्तर भारत के अपवा पूर्वी ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों से बना है। ये पूर्वोत्तर की है। ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे बड़ी नदी है और ये तिब्बत में कैलाश पर्वत मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर 5150 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। लगभग 1100 किलोमीटर तक महान हिमालय के समानांतर बहने के बाद इसमें यहाँ पे क्या है, ये मुड़ जाती है, मुड़ करके असोम के दिहांग नामक प्रकट होती है और यहाँ से दक्षिण पश्चिम की ओर बहने लगती है। इसके अलग अलग नाम है। यहाँ पे क्या है, इसके अलग अलग नाम है। यहाँ पे आप लोग मैप में जरूर इसे देखिएगा, हम एनसीईआरटी में इसको जिक्र करेंगे। राइट, चलिए ये रहा यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, हमने जो यहाँ पे आपको डिस्कस किया। तो इस तरीके से हमने आप एक क्वेश्चन को डिस्कस किया। इसमें यहाँ पे लगभग पूरे भारत की एक चर्चा किया। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसमें कई क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। और इसी के साथ हम आपको ध्यान देंगे, इसमें यहाँ पे आपको बताना चाहते हैं कि इसमें आपको सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान, सामाजिक सामाजिक विज्ञान में, सामाजिक विज्ञान में 4 सब्जेक्ट आते हैं। मतलब कितनी विषय आती हैं? 4 विषय आती हैं। कितनी? 4 विषय। इन चारों विषयों में से भूगोल, भूगोल पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है और पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है। यानी कि यहाँ पे भारतीय राजनीति शास्त्र, क्या इसे बोलेंगे? राजनीति शास्त्र बोलेंगे, राजनीति शास्त्र हो जाएगा। इसके साथ साथ इकोनॉमी यानी कि अर्थशास्त्र हो जाए, अर्थशास्त्र हो जाए। अब ये बात होती है कि कौन सी बुक लगती है, इसमें यहाँ पे ध्यान देंगे। इससे 70 नंबर के क्वेश्चन से आपके थ्योरी के आएंगे और 30 नंबर का आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल का मिलता है, जो असाइनमेंट होता है अलग अलग स्कूलों में। राइट, अब इन विषयों में ध्यान देंगे। इसमें सबसे ज्यादा जो बुक्स चलती है वो एनसीईआरटी की चलती है, एनसीईआरटी की चलती है। अगर एनसीईआरटी की नहीं चलती तो राजीव पब्लिकेशन की चलती होगी। वो भी क्या है, इसी एनसीईआरटी पर ही आधारित है, पूरा है, बस नाम ही कवर पे लिखा है कि यहाँ पे राजीव पब्लिकेशन, बाकी पूरा कंटेंट वही है। इससे आप लोग डिस्टर्ब ना होइएगा। तो आप लोग इससे जुड़े रहिए, आपको सामाजिक विज्ञान का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाएगा। आपको बोर्ड एग्जाम्स के पहले हम तैयारी कंप्लीट करा देंगे। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए या व्हाट्सएप चैनल आप आजमगढ़ एकेडमी करके है ज्वाइन कर लीजिए। उससे आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करके रिवाइज करते रहिए और कोशिश करिएगा आप अपना नोट्स खुद बनाइएगा। नोट्स खुद बनाएंगे, रिवाइज करने में आसानी होगी। पढ़ते रहिए, कम से कम आपकी पढ़ाई घर पे 6 घंटा कॉलेज के बाद होनी चाहिए। आंसर राइटिंग ज्यादा करिए, आपको एग्जाम्स में लिखना है, ये आपको आपको ही करना पड़ेगा। आपको याद रहेगा, अगर लिखे नहीं है तो आप लिख नहीं पाएंगे, प्रॉब्लम होगी। तो इस तरीके से करते रहिए। आपको क्लास कैसी लगी और इसमें क्या सुधार करना, आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज के इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का एक बार फिर से आजमगढ़ एकेडमी पे हमेशा स्वागत रहेगा। आजमगढ़ एकेडमी आपको पूरा का पूरा बोर्ड का एग्जाम्स का कंप्लीट आपको सिलेबस प्रोवाइड कराएगी। धन्यवाद।